नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है संस्कृति। दोस्तों इस चैप्टर के राइटर हैं भदंत आनंद कौत्स्यायन, जिनका जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर उन्होंने संस्कृति शब्द को काफ़ी बारीकी से समझाया है। हम संस्कृति और सभ्यता जैसे शब्दों का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका जो मीनिंग है, वो बहुत ही 0.01% लोगों को पता होता है। और वो भी आजकल तो वैसे तो दोस्तों हम हिंदी का इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं, लेकिन इन शब्दों का रिलेटिवली यूज़ जो है, जो अभी तक गलत तरीके से किया जा रहा है और जिसका इस्तेमाल करते हुए भी हम उसका मीनिंग नहीं समझ पाए हैं, तो उसके ऊपर रोशनी डालकर इन्होंने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल संस्कृति और सभ्यता का इस चैप्टर के अंदर हमें करके समझाया है। दोस्तों यहाँ पे राइटर शुरुआत में कहते हैं कि ऐसे जो 2 शब्द हैं जो सबसे कम समझ में आते हैं, वो है सभ्यता और संस्कृति। इन 2 शब्दों के आगे जब कोई एडजेक्टिव लग जाता है, यानी कुछ ऐसे शब्द लग जाते हैं जो इनको स्पेसिफिक कर देते हैं, उससे इनका मीनिंग और जो थोड़ा बहुत समझ में आता था वो भी नहीं आता है। जैसे सभ्यता के अगर आगे आपने लगा दिया भौतिक, तो ये बन गया भौतिक सभ्यता, या सभ्यता के आगे आपने लगा दिया आध्यात्मिक, तो ये बन गया आध्यात्मिक सभ्यता। तो ये भी जो है वो समझ नहीं आता है। लेकिन रियलिटी में ये दोनों चीज़ें हैं क्या और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ पे राइटर आगे कहता है कि हम इसे एक इमेजिनेशन से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अभी ह्यूमन का फायर के साथ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम में जब फायर की इन्वेंशन हुई थी, अभी हम मान लेते हैं कि उसकी इन्वेंशन नहीं हुई है। ऑल्दो प्रेजेंट टाइम में हमारे घरों के अंदर हम डेली बेसिस पे अपने घरों में चूल्हा वगैरह का यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब इंसान ने आग का आविष्कार किया होगा, तो उस टाइम पे ये आविष्कार कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट आविष्कार था, जिसने आज पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दूसरी चीज़, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया है सुई और धागे का। जब इंसान को सुई धागे की नॉलेज नहीं थी, जिस मनुष्य के दिमाग में या जिस आदमी के दिमाग में सबसे पहले बात आई होगी और उसने लोहे के एक टुकड़े को घिसकर, उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ा होगा, तो वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। मतलब यहाँ पे राइटर ने उसकी इम्पोर्टेंस को समझाया है कि ये जो 2 इन्वेंशंस हैं, इन्होंने पूरा हिस्ट्री ही चेंज करके रख दिया। और प्रेज़ेंट टाइम में आज जो दुनिया है, शायद वो अगर इन दोनों चीज़ों का आविष्कार नहीं होता, तो शायद हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते। तो इनकी इन्वेंशन कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को लें और इन पर विचार करें, तो पहले एग्जाम्पल में एक चीज़ है कि किसी व्यक्ति ने जिसने आग का आविष्कार किया, उसको आविष्कार कर सकने की शक्ति, यानी उसके अंदर वो ऐसी क्या कैपेबिलिटी आई, कैसे उसके अंदर से वो इंस्पिरेशन आई जिसने, या क्या नेसेसिटी उसको ऐसा लगा, किस तरीके से उसके अंदर से प्रेरणा मिली उसको कि उसने आग का आविष्कार किया। और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। तो दोस्तों यहाँ पे सुई धागे का आविष्कार में भी अगर आप देखोगे तो वही 2 चीज़ें आती हैं जो राइटर कहता है कि सुई धागे का आविष्कार और दूसरा सुई धागे का आविष्कार करने की शक्ति, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपने सुई और धागे का आविष्कार किया। जिस इंसान ने पहली बार जिसके दिमाग में थॉट आया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों वह व्यक्ति जिसने अपनी योग्यता से, अपने नेचर से, अपनी इंस्पिरेशन से आग का आविष्कार किया या फिर सुई धागे का आविष्कार किया, वो है उसकी संस्कृति। और उस संस्कृति से जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए इन्वेंट करी, वो है सभ्यता। यानी उसके बाद की जो जनरेशन ने जो इसका यूज़ किया, हालाँकि फायर का आज और बड़े वे में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इन्वेंशन थी, वो इम्पोर्टेंट थी और वो थी संस्कृति। उसके बाद जो जनरेशन्स उसको यूज़ कर रही हैं, वो है सभ्यता। तो दोस्तों यहाँ पे राइटर जो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, वो उस पहले व्यक्ति की बता रहे हैं जिसने फर्स्ट टाइम वो इन्वेंशन करी थी। क्योंकि उसके बाद जितना भी सारा जो जनरेशन ने उसको यूज़ किया, उसके अंदर और ज़्यादा इन्वेंशंस करी, वो सिर्फ़ एक सभ्यता है। लेकिन संस्कृति सभ्यता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और संस्कृति वो है जब फर्स्ट टाइम आपके अंदर ये इंस्पिरेशन मिली, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी थी, आपने अपनी शक्ति से वो इन्वेंशन करी। तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी भी नई चीज़ की खोज करता है। जिस व्यक्ति के दिमाग ने या उसके इंटेलिजेंस से उसने अपने किसी नई चीज़ का आविष्कार किया है, उसने कोई नया ज्ञान प्राप्त किया है, जो बाद में उसने अपनी जनरेशन्स को दे दिया है, तो वो जो व्यक्ति है, वो संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी जो संतान है, यानी उसके जो आगे आने वाली जनरेशन्स है, उनको वो ईज़िली मिल गई है। तो भले ही वो और सभ्य बन जाएँ, लेकिन वो संस्कृत नहीं कहला सकते,
क्योंकि उनको वो चीज़ विरासत में मिल गई। अभी इसका जो मॉडर्न एग्जाम्पल है जो इसने राइटर ने यहाँ पे दिया है इस चैप्टर में, वो न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन का दिया है कि उन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशन का इन्वेंशन किया। तो जब उन्होंने ग्रेविटेशन का इन्वेंशन किया तो वो संस्कृत थे। संस्कृत का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी थिंकिंग से, अपनी इमेजिनेशन से फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशन की इन्वेंशन करी। हालांकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे ज़्यादा, न्यूटन से ज़्यादा केपेबल हैं, उनके पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन आज हम उन्हें संस्कृत नहीं बोल सकते। वो सभ्य हैं। यानी उनके बाद, न्यूटन की आविष्कार के बाद, उनकी इन्वेंशन को आगे बढ़ाया गया जिस जनरेशन ने, तो वो सभ्यता हो गई, वो संस्कृत नहीं है। तो आग के आविष्कार के अंदर भी हो सकता है कि पेट की जो भूख है, जो उसकी जो ज्वाला है, वो को कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन रही होगी। सुई धागे के आविष्कार में हो सकता है कि सर्दी से बचने के लिए इंसान को कुछ ऐसा महसूस हुआ हुआ होगा कि हमें कुछ ढकना है अपने शरीर को, तो उसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि जिस आदमी का पेट भरा हुआ है, जिसने कपड़े ऑलरेडी पहने हुए हैं, और वो अब खुले आकाश में नीचे सोया हुआ है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो रात को आसमान में तारे देख रहा है, तारे देखते-देखते उसे नींद ही नहीं आ रही। वो ये बस अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है कि यार ये इन तारों में है क्या? यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो तारों को देखकर फिर भी उसके दिमाग में अंदर ही अंदर इंस्पिरेशन आ रही है। तो ये इंस्पिरेशन जो है वो संस्कृति दिखाती है। यानी वो व्यक्ति संस्कृत है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी वो अंदर ही अंदर बेचैन है। तो ये वो जो शक्ति है, ये जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, वो उसकी संस्कृति दिखा रही है, वो निठल्ला नहीं बैठ सकता अब। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो सभ्यता है, उसमें बहुत बड़ी जो सभ्यता है, वो हमें संस्कृत आदमियों से ही मिली है। यानी वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा स्टेप लिया, जिन्होंने कोई नई इन्वेंशन करी, जिनके अंदर कोई इंस्पिरेशन आई और उन्होंने हिस्ट्री का पूरा कोर्स चेंज करके रख दिया। तो उन्हीं की वजह से बाकी सारी जनरेशंस को वो चीज़ ईज़िली मिल गई। तो उनकी संस्कृति, जो उनके अंदर की जो संस्कृति थी, उसके वजह से उन्होंने उन चीज़ों को प्राप्त किया। तो जो ऐसा इंसान जो तारों को देखकर सो नहीं पा रहा, तो वो हमारे आज जितना भी हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जितनी भी नॉलेज है, तो फर्स्ट टाइम जब किसी ऐसे इंसान ने जो बैठा होगा, जो ऐसा सोच रहा होगा, जो देख रहा होगा, उसको कहीं न कहीं अंदर से खुड़क मची होगी, हाँ भाई यार कुछ करते हैं, ये क्या है? क्या है आसमान में, क्या दिख रहा है? मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। उसने स्टडी करी होगी, तो उसकी वजह से आज हमें इतना सारा जो है वो नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों राइटर आगे बताते हैं कि जो संस्कृत व्यक्ति होता है वो दूसरे के मुंह में खाना डालने के लिए अपने मुंह का खाना भी छोड़ देता है। और लेकिन ये बात आती है कि उसको ये बात ऐसे सूझती क्यों, और वो क्यों करता है ऐसी बात। जैसे यहाँ पे वो माता का एग्जाम्पल देता है कि जो माँ है वो रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी रहती है, वो आखिर ऐसा क्यों करती है। इसके साथ दोस्तों राइटर एक और एग्जाम्पल देता है कि जैसे रूस के जो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन लेनिन, जिन्होंने अपने डेस्क में रखी हुई ब्रेड जो थी वो भी खुद ना खाकर दूसरों को वो खिला दिया करते थे। वो आखिर ऐसे क्यों करते थे? तो संसार के जितने भी मजदूर हैं, उनको, उनका सपना देखने वाले कार्ल मार्क्स जो कि रशिया के थे, उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो सिर्फ उनको सुखी करने के लिए दुख में बिता दिया। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ क्यों डिवोट कर देते हैं? क्यों वो खुद परेशान होकर दूसरों को देना चाहते हैं? तो ये मानवता के लिए वो इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो आगे राइटर कहता है कि मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव से सब कुछ त्याग करवाकर दूसरे लोगों के लिए कुछ भी करवाती है, वो भी संस्कृति है। अब यहाँ पे बात आती है, वो सभ्यता का बोलता है, फिर सभ्यता क्या है? तो संस्कृति का जो परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है, वो सभ्यता है। यानी हमारे खाने-पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने-पहनने के तरीके, हम इधर-उधर जाते हैं, हमें जो व्हीकल्स मिले हैं, सब कुछ। व्हीकल्स की इन्वेंशन किसी और ने करी, लेकिन आज हम उस व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सभ्य हो गए, हम सभ्यता के अंदर आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता है। तो आगे राइटर ये भी कहता है कि जब हम कोई चीज़ जो इन्वेंट हुई है हमारे सही चीज़ के लिए, लेकिन हम उसका यूज़ उसको गलत चीज़ में करें, तो वहाँ पे उसे असंस्कृति बोला जाता है। यानी कि आज हम यही कर रहे हैं। आज हम एक-दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। आज हम सभ्य नहीं हैं, आज हम असभ्य हैं। और संस्कृति को अगर आप कल्याण की भावना से करोगे, तो सही रहेगा, नहीं करोगे तो वो संस्कृति असंस्कृति बन जाएगी और हमारा विनाश हो जाएगा। दोस्तों इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ। जैसे अ, एटम बॉम्ब का जो यूज़ किया गया था, जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में उसका यूज़ किया गया था। तो वो अब दिखाता है कि किस तरीके से एटॉमिक एनर्जी जिसकी इन्वेंशन हुई, उसका किस तरीके से गलत यूज़ किया गया, उसका विनाश के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पे राइटर उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट में राइटर हमें यही समझाना चाहते हैं
कि मानव हित में काम ना करने वाली संस्कृति असंस्कृति हो जाती है। यानी ठीक है कि चलो आपने कोई इन्वेंशन करी, किसी इंसान ने अपनी पूरी योग्यता काबिलियत से इन्वेंशन करी और उसका इस्तेमाल हम गलत तरीके से कर रहे हैं, तो इसे संस्कृति नहीं कहा जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब संस्कृति से सभ्यता बनती है तो असंस्कृति से क्या बनेगी? असभ्यता। तो असंस्कृति से हमेशा बेसिकली असभ्यता जो है वो बनती है और असभ्यता को वो जन्म देती है। तो हमारे मानव हित में जो लगातार डेली बेसिस पे दुनिया में नए-नए बदलाव हो रहे हैं, उसका नाम संस्कृति है। लेकिन हमें इसको बड़े ही ध्यान से दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है। यानी राइटर दोस्तों यही बोलना चाहता है कि दुनिया में आज पल-पल नई-नई चीज़ें आ रही हैं, जिस तरीके से वक़्त बदल रहा है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए परमानेंटली नहीं रहेगी और इसी परिवर्तनशीलता का नाम ही संस्कृति है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल सही वे में करते जाते हैं, तो वो चीज़ कभी बँट नहीं सकती। वो चीज़ हमेशा एक ही रहेगी और वो चीज़ स्थायी भी रहेगी। जैसे वो लास्ट में बोलता है, स्थायी का मतलब वो हमेशा के लिए रहेगी, परमानेंट रहेगी। तो हमें संस्कृति का इस्तेमाल जो है वो सभ्यता बनाने के लिए करना चाहिए, ना कि असभ्यता बनाने के लिए। और इसको हमेशा लोगों के हित में ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।